हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर ऑफ साइकोलॉजी। बेसिकली ये आप बोल सकते हो कि उसी चैप्टर का पार्ट है, बट हमने एक्चुअली अलग अलग चैप्टर्स में ये पढ़ा था। सो मैं तो इसे अलग ही से ही पढ़ा रही हूँ एंड आई विल ट्राई टू कवर कि ये पूरा इसी पूरे वीडियो में कवर अप हो जाए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो द चैप्टर इज मेथड ऑफ साइकोलॉजी। सो बेसिकली हमने साइकोलॉजी के बारे में पता किया था, हम लोगों ने हमारी लास्ट वीडियो में देखा था कि साइकोलॉजी क्या होती है। बेसिकली स्टडी होती है बिहेवियर की एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल के बिहेवियर की एंड उसके एक्सपीरियंसेस की, मेंटल प्रोसेस की, पर्सन के, उन सबको हम स्टडी करते हैं साइकोलॉजी में। सो नेक्स्ट साइकोलॉजी में क्या होता है, 3 मेथड होते हैं, दैट इज जो हम पढ़ने वाले हैं। वैसे एग्जैक्टली तो बहुत सारे मेथड होते हैं, बट हम सिर्फ 3 ही मेथड पढ़ेंगे। सो फर्स्ट द मेथड जो बनता है हमारा वो है इंट्रोसेप्शन मेथड, एंड इसको हम सब्जेक्टिव मेथड भी बोलते हैं। ओके, सो इसमें क्या होता है कि इंट्रोसेप्शन एक ओल्डेस्ट मेथड है साइकोलॉजी का, ठीक है। इट इज एन डिराइव फ्रॉम 2 वर्ड्स, ये 2 वर्ड से मिलके बना है, दैट इज इंट्रो एंड इंस्पेक्शन। सो इंट्रो का मीन्स क्या है, विद इन, एंड इंस्पेक्शन का मीन्स है लुकिंग। सो अगर इन दोनों वर्ड को मिलके हम बोल सकते हैं लिटरल मीनिंग्स इस इंट्रोसेप्शन का, तो वो बनता है लुकिंग विद इन। ओके, सो बेसिकली क्या डिफाइन किया गया इंट्रोसेप्शन मेथड को, वो ये बोला गया, इट कैन बी डिफाइंड एज एन इनर ऑब्जर्वेशन ऑफ एन मेंटल इवेंट बाय द मैन हिमसेल्फ एट द टाइम ऑफ अकरेंस। सो ये क्या होता है कि खुद जो पर्सन है वो खुद ही अपने मेंटल इवेंट को ऑब्जर्व करेगा, उसके खुद के इनर ऑब्जर्वेशन को ऑब्जर्व करेगा इस मेथड में। सो इस मेथड को इसलिए इंट्रोसेप्शन है सब्जेक्टिव मेथड बोला गया। सो अब इसमें क्या है कि इसकी क्या क्या एडवांटेजेस हैं। अब क्योंकि इसमें क्या है, पर्सन खुद ही अपने इनर सेल्फ को ऑब्जर्व कर रहा है, अपने इनर सेल्फ को खुद ही नोटिस कर रहा है, अपने अंदर ही अंदर उसकी चीज़ें चल रही हैं। दिस मेथड इज ऑल अबाउट दिस। सो इसकी क्या क्या एडवांटेज होंगी कि बहुत ज़्यादा सिंपल है एंड इकोनॉमिक। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिंपल एंड इकोनॉमिक मेथड, क्योंकि इसको कोई भी लेबोरेटरी की कॉस्ट वगैरह नहीं लग रही है। इसमें सिंपल है, जस्ट पर्सन को बैठना है और अपने जो भी साइकोलॉजिस्ट है उसकी बात सुननी है एंड खुद के ही अंदर इनर ऑब्जर्वेशन करते हुए उसको नोटिस करना है कि हाँ, आई हैव दीज चेंजेस और दैट इन मी एंड दिस। सो वो खुद का उसका इनर ऑब्जर्वेशन होगा। सो ये काफ़ी सिंपल एंड चीप है। सेकेंड इसकी एडवांटेज है प्राइवेट मेंटल प्रोसेसेस। With the help of introspection, private mental processes we do not want to share and can be explored and evaluated for their importance. So basically अब क्योंकि ये खुद का ही inner observation है, इसका मतलब पर्सन का जो भी प्राइवेट डाटा है, प्राइवेट उसकी शेयरिंग है, वो किसी से शेयर नहीं हो रही है, बातें उसकी नहीं जा रही हैं बाहर। सो दिस इज अ काइंड ऑफ प्राइवेट मेंटल प्रोसेसेस। तो ये एक वो है। एंड थर्ड इज टाइम एंड प्लेस। इसकी एडवांटेज, इट कैन बी डन एट एनी प्लेस, ये किसी भी प्लेस पे हो सकता है, एंड एट एनी टाइम बिकॉज इंडिविजुअल माइंड इज हिज हर ओन बिहेवियर। सो क्योंकि ये कहीं भी हो सकता है, इतना कोई वो नहीं है, इंसान खुद भी, उसको साइकोलॉजिस्ट की भी जरूरत नहीं है, वो खुद भी एक जगह बैठ के आराम से अपने आप को ऑब्जर्व कर सकता है एंड अपनी खुद चीज़ों को नोटिस कर सकता है, अंदर ही अंदर अपनी उन चीज़ों को रख सकता है। तो दैट मीन्स वो कहीं भी हो सकती है, लाइक अपने कहीं घर पे कर लो, कहीं बाहर बैठ के कर लो, पार्क में कर लो, व्हाटएवर द पर्सन वांट, द फेवरेट प्लेस और व्हाटएवर, एंड किसी भी टाइम पर्सन चाहे तो उसे कर सकता है। नेक्स्ट वी हैव यूनिवर्सल मेथड। ये एक यूनिवर्सल मेथड है बिकॉज ऑल टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल एंड देयर माइंड को स्टडी किया जा सकता है इस मेथड से। इम्प्रूवमेंट इन पर्सनैलिटी, इसमें क्या यूजफुल मेथड इन ब्रिंगिंग इम्प्रूवमेंट इन वंस पर्सनैलिटी, पर्सन की पर्सनैलिटी में भी इम्प्रूवमेंट आता है। माइंड अंडर इंटॉक्सिकेंट, सो इसमें क्या है, पर्सन अंडर बेस्ट मेथड है फॉर नोइंग द माइंड अंडर इंटॉक्सिकेंट। इसमें फीलिंग्स, इमोशंस पर्सन खुद ही अपनी उनको याद कर लेता है एंड सोच लेता है कि हाँ ठीक है, शायद मे बी आई एम रॉन्ग एट दिस टाइम, या जो भी है, तो वो माइंड अंडर इंटॉक्सिकेंट। सो एक ये इसका एडवांटेज है। एंड द सेवेंथ एडवांटेज इज part of experimental report. It forms an important part of experimental report. While writing experimental report, we include introspective report of the subject. Basically एक introspective report बनाई जाती है पेशेंट की, तो उसमें भी ये काफ़ी यूजफुल इंट्रोसेप्टिव मेथड माना गया है। एंड इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग, एंड ऑल्सो इसकी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है कि टीचिंग के पर्पज से भी अगर हम देखें तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट ब्रिंग करता है। नाउ एज वी नो कि अगर किसी चीज़ के एडवांटेज होते हैं तो उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं। ऑल्सो इट हैव सम नॉट अ डिसएडवांटेज, इसको बोलेंगे लिमिटेशंस,
कि मोस्ट सब्जेक्टिव है, इट इज़ मोस्ट सब्जेक्टिव, पर्सनल एंड प्राइवेट मेथड, काफ़ी प्राइवेट एंड पर्सनल मेथड हो गया। हम किसी इंसान की उसकी बातों को ना तो वैलिडिफाई कर पाए एंड ना ही हम उसको वेरीफाई कर पाए कि भाई ये सही किया या गलत किया। उस पर्सन ने अपने अंदर खुद सोचा इन चीज़ों को एंड खुद ही अपनी व्हाटएवर जो चीज़ें उसके दिमाग में थी उनको ऑब्जर्व कर लिया एंड उनको सही गलत खुद ही कर लिया, चाहे वो गलत थी या सही थी, नो वन नोज। सो मोस्ट सब्जेक्टिव मेथड। सेकेंड है नॉट ऑफ यूनिवर्सल एप्लीकेशन, मतलब ये एक यूनिवर्सल एप्लीकेशन के लिए नहीं है, लाइक हम इसको चिल्ड्रंस के ऊपर नहीं अप्लाई कर सकते, एबनॉर्मल पीपल के ऊपर एंड एनिमल्स के ऊपर हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। रिस्ट्रिक्टेड टू वन पर्सन, इज लिमिटेड टू एन इंडिविजुअल ओन मेंटल प्रोसेस, सिर्फ एक ही पर्सन पे एक ही टाइम एक ही बार हो सकता है। सो एक रिस्ट्रिक्टेड मेथड है। सब कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस एक्सपीरियंसेस, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड, उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। बर्थ एंड डेथ एक्सपीरियंसेस, सर्टेन एक्सपीरियंस लाइक बर्थ एंड डेथ कैन नॉट बी इंटरसेप्टेड, वो भी नहीं इंटरसेप्ट हो सकते हैं। बर्थ एंड डेथ के जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं पर्सन के वो, एंड मेंटल एक्सपीरियंसेस वो भी काफ़ी शॉर्ट लिव होते हैं, तो वो भी नहीं बताए जा सकते हैं, लाइक तो ये उसकी लिमिटेशंस हो गई। नाउ इंटरसेप्शन हैज़ मेनी लिमिटेशंस बट इट इज़ वेरी इजी एंड लीस्ट एक्सपेंसिव मेथड ऑफ साइकोलॉजी। ऑल्दो इसकी काफ़ी सारी लिमिटेशन है बट फिर भी ये काफ़ी इजी मेथड है साइकोलॉजी का एंड लीस्ट एक्सपेंसिव है, इसीलिए कई जगह ये अभी भी यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट वी हैव इज ऑब्जर्वेशन मेथड, और इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव मेथड। इसमें क्या है, दिस मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन इज एज ओल्ड एज इंट्रोसेप्टिव के जैसा ही ये भी ओल्ड है। इट इज ऑफ टू टाइप, ये दो टाइप का हो गया, एक तो कंट्रोल ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन अंडर कंट्रोल कंडीशन, ओके, एंड सेकेंड इज अनकंट्रोल ऑब्जर्वेशन जिसमें नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन होती है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्टेप्स इन द ऑब्जर्वेशन मेथड। फर्स्ट इज जो उसका स्टेप होगा ऑब्जर्विंग द बिहेवियर। द फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑब्जर्वेशन स्टार्ट विद परसेप्शन और ऑब्जर्वेशन ऑफ द बिहेवियर, कि पर्सन है उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करना। देन सेकेंड रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशन, द ऑब्जर्वेशन शुड बी केयरफुली रिकॉर्डेड, वो अच्छे से रिकॉर्ड होनी चाहिए। एनालाइजिंग द ऑब्जर्वेशन, रिकॉर्ड करने के बाद एनालाइज करना हमारी ऑब्जर्वेशन को। एंड द फोर्थ main step is interpreting and generalizing the observation. This is the last step in observation process and giving meaning to the data. So last में क्या conclude किया जब पूरा देखा पर्सन को, so वो इसका लास्ट फोर्थ स्टेप होता है। Now एक गुड ऑब्जर्वेशन की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होंगी, तो उसकी 4 होती है। इट शुड बी स्पेसिफिक, वो स्पेसिफिक होनी चाहिए। शुड बी सिस्टमैटिक एंड प्लान्ड होनी चाहिए। थर्ड इज ऑब्जेक्टिव एंड साइंटिफिक होनी चाहिए। एंड फोर्थ इट शुड बी होल, यानी कि वो पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। गुड ऑब्जर्वेशन ऐसा नहीं है कि आधा आधा हमने किसी चीज को तोड़कर एक प्रॉपर बना दिया। सो या एडवांटेज इज ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड, इसके एडवांटेजेस हैं ऑब्जेक्टिव एंड साइंटिफिक। दिस इज मोर साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ साइकोलॉजी प्रीवियस वाले से, ठीक है। रिलायबल है एंड वैलिड भी है, मोर रिलायबल एंड वैलिड भी है। एंड देन सिंपल एंड इकोनॉमिक, एज यूजल ये सिंपल भी है, जस्ट पर्सन ऑब्जर्व करता है चीज़ों को, जो भी इंसान बिहेव करता है वो उन चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। सो वो सारी चीज़ें आती हैं इसमें। हेल्पफुल फॉर साइंटिफिक, हेल्पफुल फॉर स्पेसिफिक पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। हेल्पफुल टू ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन, एबनॉर्मल पर्सन, एनिमल्स एंड इवन इंडिविजुअल और ग्रुप्स के लिए भी। फिफ्थ है बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड, इट प्रोवाइड्स अ ग्राउंड बेसिस फॉर एक्सपेरिमेंटल मेथड, के लिए भी ये ग्राउंड बेसिस प्रोवाइड करता है। एंड नेक्स्ट आता है हमारा यूजफुल इन एजुकेशनल सिचुएशंस, एंड एजुकेशनल सिचुएशंस के लिए भी काफ़ी यूजफुल है। लाइक विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड ऑफ साइकोलॉजी, सुपरविजन ऑफ क्लासरूम टीचिंग कैन बी मेड उनको, एंड बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन कैन बी डिटेक्टेड, वो किए जा सकते हैं आराम से, क्योंकि वही मैंने बोला ऑब्जर्व करने से, इसमें सारा ऑब्जर्वेशन का है, तो ऑब्जर्व करने से सारी चीज़ें इसमें इजीली कैलकुलेटेड एंड समझी जा सकती हैं। इसकी भी कुछ लिमिटेशंस आएंगी। ट्रेंड ऑब्जर्वर, सबसे इम्पॉर्टेंट कि इसमें अगर जो पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है वो काफ़ी ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है। एंड अनट्रेंड ऑब्जर्वर में गैदर बायस्ड एंड इररिलेवेंट फाइंडिंग्स उसकी हो सकती है अगर हम किसी अनट्रेंड पर्सन को लेते हैं तो। सेकेंड लिमिटेशन है सब्जेक्टिव मेथड, अनप्लान्ड ऑब्जर्वेशन विल बी सब्जेक्टिव इन नेचर, इट कैन बी बायस्ड, वही सेम चीज़ बायस्ड हो सकती है सब्जेक्टिव मेथड में। आर्टिफिशियलिटी, समटाइम आर्टिफिशियलिटी कम इन द बिहेवियर, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पर्सन दिखाता है खुद को लाइक हाँ
वही ना सेम दो दो बिहेवियर होना कि मेरा तो किसी के सामने ऐसे ट्रीट करना कि मैं तो ऐसी हूँ, या फिर मैंने ये अच्छा किया, नॉट शोइंग द नेगेटिव साइड, तो वो आर्टिफिशियलिटी पर्सन की आ जाती है। नेक्स्ट इज लॉन्ग वेट। इसमें काफ़ी लॉन्ग वेट करना पड़ता है क्योंकि आई डोंट नो कि ऑब्जर्वेशन के लिए कितना टाइम लगेगा, तो एक टाइम का इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। डिफिकल्टी इन ऑब्जर्विंग पर्सनल प्रॉब्लम्स। पर्सनल प्रॉब्लम को भी ऑब्जर्व करने में काफ़ी डिफिकल्टी है क्योंकि कुछ पर्सन नहीं बोल रहे हैं तो हम ऑब्जर्व कैसे करें, राइट। देन नेक्स्ट है हमारा डिफिकल्टी इन स्टडिंग इंटरनल बिहेवियर। पर्सन का इंटरनल बिहेवियर हमें समझ में नहीं आ पाता है। सो ये इसकी कुछ ऑब्जर्वेशन मेथड की लिमिटेशन थी। एंड द लास्ट मेथड जो हमारे पास आता है वो आता है हमारा एक्सपेरिमेंटल मेथड। इट होल्ड्स द सेंट्रल पोजीशन इन द साइकोलॉजी एज वेल एज इन अदर साइंसेज। सो बेसिकली ये सेंट्रल पोजीशन करता है साइकोलॉजी में, पोजीशन है इसकी। हेंस मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट प्लेसेस द ग्रेटेस्ट एम्फेसिस इन एज इन दिस मेथड। सो मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट जितने भी हैं वो मेनली फोकस इस वाले मेथड पे करते हैं, मोस्टली इसको ही यूज करते हैं। नेक्स्ट इज असेंशियल फॉर एन एक्सपेरिमेंट। सो बेसिकली एक्सपेरिमेंटल मेथड में क्या क्या चीज़ें असेंशियल हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी। इसमें ये बोलता है कि साइकोलॉजिकल लेबोरेटरीज होनी चाहिए। एंड देन एक्सपेरिमेंटर, देयर इज एन एक्सपेरिमेंटर और एक्सपेरिमेंटर्स। एक एक्सपेरिमेंटर होना चाहिए जो वहाँ पर प्रेजेंट हो एंड जो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह को परफॉर्म करे इजीली। Then third is subject. There is an individual subject or a group of subject on whom the experiment is going to be performed. So basically एक person होना चाहिए या फिर group of people होने चाहिए, यानी कि kind of a patient और जो भी है वो subject होना चाहिए वहाँ पे जिसके ऊपर ये experiment perform होने वाले हैं, तो वो person भी वहाँ present होना चाहिए। Then stimulus. By stimulus we mean any physical force in the environment by which the person, the organisms to behave or to react. Okay, so basically एक स्टिमुलस भी प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब जिस पर्सन के ऊपर हम ये परफॉर्म करने वाले एक्सपेरिमेंट, उस पर्सन को एक फिजिकल फोर्स भी देनी चाहिए, उस टाइम पे प्रेजेंट होनी चाहिए बाय द एनवायरनमेंट, और सो दैट वो जैसा है रियल में वो वैसा रिएक्ट करे, वैसा वो बिहेव करे। सो दैट इज स्टिमुलस। देन फिफ्थ हमारे पास एक रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स इज द रिएक्शन टू द स्टिमुलस। इट कैन बी डिफाइंड एज द चेंज इन द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन बी ऑब्जर्व। सो बेसिकली रेस्पॉन्स क्या है? रेस्पॉन्स वो है कि एक रिएक्शन है, जो स्टिमुलस हमने उसे दिया उसका रिस्पॉन्स है। बेसिकली रिस्पॉन्स वो है जो पर्सन में अचानक से चेंज आया while by giving the stimulus, so that is response. Now the sixth is variable. The term variable means which can vary or change from one individual to another or one object to another object. That means variable ये बोलता है कि variable एक present होना चाहिए, that means हर person का अलग अलग response होता है, तो ये वो होना चाहिए, तो that is means variable. So these things should be present while performing an experimental method. Now the independent variables क्या होते हैं? अब इसमें जब इसने variables की बात की तो independent variables वो होते हैं, independent variable is one which is systematically and independently manipulated by the experimenter to see the effects. Okay, now the dependent variable also known as outcome variable. It is variable on which effect of independent variable is absorbed. Now the steps followed in psychological experiment. A systematic experiment will follow the following steps. कि एक एक्सपेरिमेंट में क्या क्या स्टेप्स जो है वो फॉलो होंगे, वो ये है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, कि वो अपनी प्रॉब्लम को बताएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम शुड बी डिफाइंड क्लियरली टू द एक्सपेरिमेंटर, एंड देन सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट, दैट इज इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट ऑन होम एक्सपेरिमेंट हैज़ टू परफॉर्म, उसकी सिलेक्शन एकदम सही होनी चाहिए। सेटिंग द मटीरियल, दैट इज द सिलेक्शन ऑफ रिसर्च इंस्ट्रूमेंट एंड प्लेसेस ऑफ एक्सपेरिमेंट, जो मटेरियल जो भी आपको वहाँ पे चाहिए एक्सपेरिमेंट के टाइम में, उसका भी सिलेक्शन आपको अच्छे से करना आना चाहिए। देन इंस्ट्रक्शन टू द सब्जेक्ट, जो भी हमारा पेशेंट है वहाँ पर उसको हम अच्छे से इंस्ट्रक्शन दे सकें टू व्हाट टू फॉलो एंड व्हाट नॉट टू फॉलो, इसलिए भी वो भी इंस्ट्रक्शन होने चाहिए। प्रोसीजर, दैट हाउ द एक्सपेरिमेंट विल स्टार्ट एंड कैरिड आउट, व्हाट स्टेप्स टू बी फॉलोड, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कंप्लीट, तो वो पूरा प्रोसीजर पता हुआ होना चाहिए। ऑब्जर्विंग द रिस्पॉन्स एंड सब्जेक्ट ऑफ सब्जेक्ट, रिकॉर्ड द आउटपुट ऑफ द सब्जेक्ट टुवर्ड्स इनपुट वेरिएबल्स, जो भी वेरिएबल उसको दिए गए हैं
देन वो वेरिएबल्स पे के रिस्पेक्ट में हम सब्जेक्ट का रिस्पॉन्स को ऑब्जर्व करें। गेटिंग इंट्रोस्पेक्ट रिपोर्ट ऑफ सब्जेक्ट, सेल्फ इवेल्यूएशन ऑफ द रिपोर्ट, मतलब पर्सन की जिसको हमने ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंट किया, उसके ऊपर एक हमारी पूरी इवेल्यूटेड की हुई रिपोर्ट होनी चाहिए। कलेक्शन ऑफ डाटा एंड फाइंडिंग रिजल्ट, एंड डाटा कलेक्ट कर लो पूरा अच्छे से। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा, एंड डाटा को जो कलेक्ट किया, जितना भी सब ऑब्जर्व किया, देखा, जितना डाटा आपने सब ऑब्जर्व किया, उसको हम देन एनालाइज करेंगे द डाटा एंड इंटरेक्ट देन टू ड्रॉ द कंक्लूजन, एंड देन उस डाटा से हमें लास्ट में कंक्लूजन मिलेगा। देन वेरिफिकेशन ऑफ द कंक्लूजन, एंड ऑल्सो उस कंक्लूजन को भी आपको वेरीफाई करना है। सो ये स्टेप्स थे एक एक्सपेरिमेंटल मेथड में परफॉर्म करने के लिए। नाउ इस मेथड के क्या एडवांटेजेस हैं? रिलायबल एंड वैलिड मेथड है, यूनिवर्सल एप्लीकेशन है इस मेथड की, वाइड एप्लीकेशन है, इज वाइडली एप्लीकेबल टू द ऑल ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी लाइक चिल्ड्रंस, एबनॉर्मल पीपल, कोई भी हो, किसी के ऊपर भी ये आराम से हो सकता है। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है इसका, has introduced quantitative measurement in psychology. Individuals studied internally by this method and quantitative manner like the study of emotions, motivations, learning, ये सब आराम से हो सकते हैं। नाउ सिस्टमेटिक प्लान होता है इसमें, सो ये इसके एडवांटेज है। वेरिफिकेशन भी होती है रिजल्ट के द्वारा, ये भी इसके एडवांटेजेस हैं। जनरलाइजेशन है एंड यूज इन एजुकेशन, ऑल्सो हम इसको एजुकेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ वी ऑल नो कि अगर एडवांटेज है तो लिमिटेशंस भी ज़रूर होंगे। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, वो है कि ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। आर्टिफिशियलिटी, वही सेम बात कि पर्सन जो है कोई भी आर्टिफिशियलिटी को नहीं छुपा सकता, जैसा नहीं दिखाना चाहता वो वैसा दिखाएगा खुद को कि नहीं ठीक है मुझे ये चीज़ें नहीं दिखानी, तो वो चीज़ें हम कुछ नहीं कर सकते किसी भी मेथड से, राइट। थर्ड इज डिफिकल्टी इन कंट्रोलिंग वेरिएबल्स, कभी कभी वेरिएबल को कंट्रोल करने में भी डिफिकल्टी आती है। एंड एवरी फिनोमेना कैन नॉट बी स्टडी, कि कुछ फिनोमेना लाइक सर्टेन फिनोमेना कैन नॉट बी स्टडी अंडर लेबोरेटरी इन्वायरमेंट लाइक कॉज ऑफ मोर्टेलिटी एंड एबनॉर्मल बिहेवियर, इनको कुछ को स्टडी किया नहीं जा सकता लेबोरेटरी में। ऑल्दो एक्सपेरिमेंटल method has certain limitation, yet it is very useful in almost all the branches of educational psychology as well as in the various aspect of education. So yeah, these three methods are from psychology. Basically इन 3 methods की वजह से ही जो है साइकोलॉजी में स्टडी वगैरह की जाती है। एंड दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो एंड फॉर दिस चैप्टर ऑल्सो, क्योंकि इस चैप्टर में इतना ही था। एंड मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे साइकोलॉजी का। टिल दैट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट। कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं उसको आंसर करूँगी। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। टिल दैट बाय बाय।